मामा मुझे। हम पाकिस्तान तक की सब तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज सबसे पहले जिस मुद्दे के हवाले से बात करेंगे ज़ाहिर है इलेक्शन आम इंतखाबात 2024, जिनमें अब सिर्फ 13 दिन का वक्त रह चुका है। इलेक्शन काउंटडाउन का आगाज़ हो चुका है, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 13 दिन के बाद 8 फरवरी को पाकिस्तान के अवाम इलेक्ट करेंगे अपने मुंतखब नुमाइंदों को और उसके ज़रिए फ़ैसला करेंगे कि किसको अगले 5 साल के लिए इक़्तिदार देना है। लेकिन पाकिस्तान में चंद एक शख्सियात ऐसी हैं जिनमें जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब, साबिक वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के, बड़े मंझे हुए सीनियर काबिल एहतराम सियासतदान हैं। ये चंद शख्सियात में से एक हैं जो अभी भी कह रहे हैं कि इस इलेक्शन के नतीजे में पाकिस्तान में इस्तेहकाम नहीं आएगा बल्कि पाकिस्तान में इंतशार मज़ीद बढ़ जाएगा। क्या वाकई इलेक्शन के बाद पाकिस्तान में इंतशार मज़ीद बढ़ने का ख़दशा है? क्या जो बेयकीनी की फ़िज़ा है वो ख़त्म होगी या नहीं होगी? इस इलेक्शन के बाद का सिनेरियो क्यों बने, किस तरह का बनेगा और क्या वो पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए फ़ायदा मंद होगा? प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून के, कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, जनाब इन्हीं से पूछेंगे, सीनियर मरकज़ी सरकर्दा सियासतदान है पाकिस्तान के जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। एक तो आप आज भी भुगत के आए हैं केस की अपनी पेशी, एक आप ज़ेरे अताब क्यों हैं अभी तक और किसके ये मेरे केस की पेशी नहीं थी, मेरे नायब में केसेस हैं जी। ये जो पंजाब का एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है, ये हम पे पहले केस बनाने की कोशिश करता रहा है जी। इमरान खान साहब के दौर में बुज़दार साहब जब वज़ीर आला थे तो मैंने सब उनको समझाया, मैं कहा देखें आपका ताल्लुक सूबे से है जी, मैं वफाक में हूँ जी, तो आप मेहरबानी करें अपने जुरिस्डिक्शन के अंदर रहे और अपनी जो आपका मैंडेट है उसके अंदर काम करें। आप अभी भी ज़ेरे अताब क्यों हैं सर और किसके ज़ेरे अताब हैं अभी आप? मुझे नहीं पता, 2 नैब के केस हैं वो चल रहे हैं जी, उसके अंदर कोई न पेशी होती, 4 साल से चल रहे हैं, तो मुझे कोई शिकवा नहीं है। ये मामले लगे रहते हैं, हमने मुल्क में एक तमाशा लगाया हुआ है। पहले 9 साल मैंने एक केस भुगता है नैब के अंदर, 2000 से 2009 तक, तो ये भी चल रहे हैं 2018 सर नून लीग से। के तमाम लोगों के खिलाफ केसेस खत्म हो गए, बरी हो गए, केसेस रद्दी की टोकरी में चले गए, आप क्यों भुगत रहे हैं? पता नहीं उनको ज्यादा जुर्म किया होगा जी, मुझे नहीं पता, लेकिन नहीं वो वही पड़े हैं या कोई नया जुर्म कर दिया आपने? ये केस गए थे वापस जब वो तरमीम आई थी, मैंने वज़ीर साहब को कहा था कि मेहरबानी करें इस मुल्क पर शहबाज शरीफ इस इदारे को, जी इस इदारे को ख़त्म करें। उन्होंने तरामीम की, वो तरामीम ख़त्म हो गई, केस वापस नैब को चले गए। अब जब तरामीम को स्ट्राइक डाउन कर दिया कोर्ट ने तो केस वापस आ गए, वो चल रहे हैं। ये जो मेरे भाई भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं, 40 साल से हम सियासत इकट्ठी कर रहे हैं, उनको नोटिस आया पंजाब एंटी करप्शन डिपार्टमेंट का परसों। किसका जिक्र कर रहे हैं आपसे? हाफिज उस्मान साहब का। उनको नोटिस आया कि आप पेश हो जाएं। तो उन्होंने पूछा मैं किस बात के लिए पेश हूँ, ना मैं हुकूमत का मुलाजिम हूँ, ना मैं कोई कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मैं क्यों पेश हो जाऊँ? नहीं जी बस आप पेश हो आपके तर्जुमान भी हैं ये? जी तर्जुमान आप कह सकते हैं, लेकिन वो तर्जुमान नहीं। तो क्या उन्हें टारगेट किया जा रहा है आपके निस्बत से? वो तो मुझे वजह नजर नहीं आती ना, क्या उनका क्या ताल्लुक है इस मामले से। और इलेक्शन के ऐन दरमियान, जब इलेक्शन के बाद बुला लेते, इलेक्शन से पहले बुला लेते, और कोई ताल्लुक नहीं है ना। मैं इसलिए कहा मैं आपके साथ चलूंगा। मैं गया, मैंने कहा जी क्या जुर्म हुआ है ठीक कि जब मैं ये 4 सतर की एक खबर आई है, खबरों पे बुला रहे हैं, मैंने कहा मेहरबानी करें ये काम मत करें, बेइज्जती होती है आपकी भी, हम सब की भी, यहाँ पेशियाँ होती हैं, बाहर प्रेस खड़ा हुआ है, कोई मुल्क को चलने दें। तो बहरहाल हमने ये कुछ सबक सीखे नहीं हैं, हम ये काम करते रहे हैं, फिर से करते रहेंगे। फिर मुल्क में फिर कहते हैं इलेक्शन फेयर होंगे, इलेक्शन कैसे फेयर होंगे? सर आपको क्यों नहीं लगता कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं होंगे? जो ये काम हो रहे हैं, जहाँ एंटी करप्शन डिपार्टमेंट इलेक्शन कर रहा है, जो पुलिस उम्मीदवारों के पीछे दौड़ रही है, ये कौन से इलेक्शन है? सर ये पाकिस्तान में हर इलेक्शन का हिस्सा नहीं रहा? नहीं, इससे हर पहले इलेक्शन से पहले का हिस्सा ये मामलात रहे नहीं? 2018 में क्या आप लोगों ने बर्दाश्त नहीं किया था? हर इलेक्शन अनफेयर ही रहा ना, तो बस ये भी उसी इलेक्शन का एक सिलसिला है। बदकिस्मती से मेरी उम्मीद थी कि ये शायद इलेक्शन फेयर हो जाएं, कुछ हम सबक हासिल कर लें, उन्होंने नहीं किया। तो आपको लगता है कि इन इलेक्शंस के नतीजे में पाकिस्तान में इंतशार
کم یا ختم ہوگا؟ بے یقینی کم یا ختم ہوگی یا نہیں ہوگی؟ 2018 کے بعد کیا ہوا تھا؟ عدم استحکام میں اضافہ ہوا. وہی ہوا. لیکن اس وقت تو آپ لوگوں کا الزام تھا نا کہ پاکستان تحریک انصاف کو اور بانی چیئرمین پی ٹی آئی کو جو اس وقت جن کو وزیر اعظم بنایا گیا آپ لوگ ان کو سلیکٹڈ کہتے تھے. ابھی بھی سلیکشن؟ اب ہمیں جو الیکٹ ہوگا اس کو سلیکٹڈ لوگ کہنا شروع کر دیں گے، کیونکہ جب الیکشن کے پروسیس لیکن ہوگا تو الیکٹ. الیکشن سر الیکٹ آپ کس کو کہتے ہیں؟ بات ہی ہوتی ہے نا، یہاں لوگ اندھے نہیں ہیں، لوگ بہرے نہیں ہیں، لوگ ہر چیز دیکھ رہے ہیں. ایک جماعت ہے اس کی امیدوار ہی کوئی نہیں ہے، اس کے بعد سمبل ہی نہیں ہے. کیسے پاکستان تحریک انصاف کی بات کر رہے ہیں؟ تحریک انصاف ہو جو بھی ہو، تو سر الیکشن نام کی بات نہیں ہے. الیکشن تو انہوں نے خود نہیں کروائے نا، انٹرا پارٹی الیکشن خود نہیں کروائے نا. ٹھیک ہے نہیں کرائی تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سب سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، میں اس پہ کامنٹ آج آیا ہے سر تفصیلی فیصلہ؟ مجھے اس میں مجھے کامنٹ کا حق ہے. جی بالکل. الیکشن دیکھیں، الیکشن ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے. الیکشن پارٹی بنانا، الیکشن کرانا، اگر کوئی ٹیکنیکلٹی رہ گئی ہے کسی کے پروسیس میں آپ اس کو موقع دے دیں. این الیکشن کے درمیان، پروسیس کے درمیان جب یہ چیز ہوگی تو ابہام پیدا ہوتا ہے. الیکشن کے ابہام سے وہ ٹیکنیکلٹی بڑی نہیں ہے. تو ضرورت میری یہ ناقص رائے ہے جی نہیں سر آپ کہ اس میں اجازت دے دیتے کہ آپ الیکشن کے بعد یہ پروسیس مکمل کر لیں، بات ختم ہو جاتی. یہ انٹرا پارٹی الیکشن ہے، یہ کوئی کسی قانون کے تحت نہیں ہوتے جو آپ منشور میں لکھ دیتے میں اس طرح الیکشن کراؤں گا. آپ یہ لکھ سکتے ہیں، جماعت لکھ سکتی ہے جی میں الیکشن اس طرح ہوں گے کہ ہم ایک 10 آدمی بیٹھیں گے اور ہم ہاتھ کھڑے کریں گے اور الیکشن ہو جائیں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ہماری ایک تاریخ ہے 75 سال، پتہ نہیں کہ 77 سال ہو گئے ناکام الیکشنوں کی، تو آج ایک موقع تھا کہ آپ الیکشن کو ہر قسم کے ابہام سے پاک کر دیں، ہر شک و شبے سے پاک کر دیں. وہ مزید شک و شبہ پیدا ہو گیا. پھر جو ابھی پولیس کر رہی ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، یہ اینٹی کرپشن کر رہی ہے، نیب کر رہی ہے، یہ نہیں چلے گا. میں معذرت سے کہتا ہوں کہ آج بھی وقت ہے یہ سنبھال لیں اس معاملے کو. جس ملک میں الیکشن درست نہیں ہوتے وہ ملک نہیں چلتے. الیکشن سے پہلے سنبھالنا چاہیے، الیکشن کے بعد الیکشن کے پہلے جب الیکشن متنازع ہو جائے گا تو پھر معاملہ نہیں چلے گا. میں معذرت سے کہتا ہوں الیکشن کو متنازع مت کریں. الیکشن ایک بڑا سیکرڈ رسپانسبلٹی ہوتی ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے. ہم نے الیکشن کو بہت معمولی بنا لی ہے. پورے نظام کی بنیاد، حکومت کی بنیاد، حکومت کے چلنے کی بنیاد، ملک کی ترقی کی بنیاد، عوام کی فلاح کی بنیاد الیکشن میں ہے. درست. جو ملک الیکشن چوری کرتے ہیں نہیں چلتے. یہ بات جب ہم سمجھ آئے گی پھر ہم آگے بڑھ پائیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ 2024 کا 8 فروری کا الیکشن بھی چوری ہو چکا ہے یا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں جب ابہام ہوگا الیکشن کے بارے میں تو وہ متنازع ہو گیا. جب متنازع ہو گیا وہ نہیں چلے گا. اس کے نتیجے میں بالفرض اگر مسلم لیگ نون کی حکومت آ جاتی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ چوری شدہ مینڈیٹ ہوگا یا نہیں چل پائے گی؟ نہیں چل پائے گی. کیسے نہیں چل پائے گی سر؟ نواز شریف تو بہت بڑے بڑے دعووں کے ساتھ آ رہے ہیں اور آپ کا اختلاف ہے جو کہ نہیں میرا کوئی اختلاف نہیں ہے. میرا طرز سیاست سے اختلاف ہے. میرا کوئی اختلاف جماعت سے اور نہیں ہے. میرا مجھے کچھ چاہیے نہیں ہے، میں کچھ مانگتا نہیں ہوں، کوئی خفگی نہیں ہے. طرز سیاست کی ذرا وضاحت کر دیں. کیا طرز سیاست اقتدار صرف اقتدار نہیں. میرا کسی شخص سے میں نے کبھی کوئی عہدہ مانگا نہیں ہے، نہ مجھے چاہیے، پارٹی کا ہو چاہے حکومت کا ہو. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ آج وقت سیاست برائے اقتدار کی نہیں ہے. آج ملک کے معاملات کے حل کی کوشش ہونی چاہیے. ملک کے معاملات کا حل آج میاں نواز شریف سب سے سینئر سیاستدان ہیں ملک کی تاریخ کے. ان پر سب سے بھاری ذمہ داری ہے کہ وہ اس انتشار کو ختم کریں ملک کے اندر. ان کو یہ کوشش کرنی چاہیے تھی الیکشن سے پہلے. الیکشن کے بعد مشکل ہو جائے گا. اور میاں نواز شریف کو آج بات کرنی چاہیے تھی ملک میں ایک فری اینڈ فیئر الیکشنز کی، ابہام کے بغیر الیکشنز کی، جو کہ انہوں نے نہیں کی، جو کہ نہیں نظر آئی نا. آج آپ ذرا بازار میں جا کے دیکھیں کیا ہو رہا ہے. کوئی الیکشن کا آپ کو ماحول نظر آتا ہے؟ آج 2 ہفتے رہ گئے. گہما گہمی تو شروع ہو گئی ہے، جلد سے جلوس ہو رہے ہیں، بینرز لگ رہے ہیں. دیکھ لیں یہ جو الیکشن کا ماحول ہوتا تھا 2 ہفتے پہلے، اس کا 10واں حصہ بھی نہیں ہے. اچھا 10واں. میں نے 10 الیکشن لڑے، 10واں حصہ بھی نہیں ہے. اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ کہ عوام کا اعتماد ہی نہیں ہے الیکشن پہ. عوام کا اعتماد نہیں رہا الیکٹورل پروسیس پہ. آج آپ نے خود بتایا 13 دن رہتے ہیں. جی ابھی بھی
میں یہاں آیا ہوں 3 لوگوں نے پوچھا راستے میں کہ الیکشن ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو الیکشن رہے کہ نہیں سر، ہو رہے ہیں کہ چوتھا میں بن جاتی ہوں، چوتھا میں سوال کر لیتی ہوں آپ سے کہ الیکشن ہو رہے ہیں، الیکشن ہو رہے ہیں، میں آپ کو جواب بھی دے دیتا ہوں، لیکن لوگ پوچھ رہے ہیں، یہی الیکشن کی ناکامی ہے۔ میں معذرت سے کہوں گا کہ کچھ سیکھ لیں ماضی سے، کچھ دیکھ لیں ماضی میں کیا ہوا تھا، اس کے اثرات کیا ہوئے تھے۔ یہ ملک آج ملک کے غیر معمولی حالات ہیں۔ آپ یہ پرانے فارمولے پھیلے جھاڑ کر وہی امپلیمنٹیشن پھر نہیں کر سکتے، پرانے راستے پر چل کر آپ منزل کو نہیں پہنچ پائیں گے۔ آپ کو کوئی ہائیبرڈ فارمولا 2.0 نظر آ رہا ہے؟ سر ہائیبرڈ فارمولے نہیں چلتے، ایک آئین ہے، وہ نہیں چل رہا، اس کو بدل لیں، سارے مل کر بیٹھ جائیں، بدل لیں اس کو۔ آج ملک میں لیکن آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کوئی ہائیبرڈ فارمولا 2.0 امپلیمنٹ مجھے نہیں ہونے جا رہا ہے؟ پتا سر، یہ نہیں چلتے نا، آپ ہائیبرڈ بنا لیں، جو مرضی سے بنا لیں، نہیں چلے گا۔ آئین بدل لیں نا۔ جب آپ ہائیبرڈ کرتے ہیں تو مطلب کیا ہے کہ ذمہ داری کسی اور کی ہے، اختیار کسی اور کے پاس ہے۔ اس طرح تو گھر نہیں چلتے، حالانکہ گھر چل جاتے ہیں، اختیار بیوی کے پاس ہوتا ہے، ذمہ داری خاوند کی ہوتی ہے۔ وہی کیفیت کچھ ہمارے ملک کی بھی ہے۔ یہی فارمولا ملک چلانے کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا؟ نہیں ہوتا نا، کر لیں، میں کر چکے ہیں۔ ویری انٹرسٹنگ سر، ویری انٹرسٹنگ۔ کل آرمی چیف نے نوجوانوں کے ساتھ انٹریکشن کیا ہے سر، وہاں پر بھی یہ بات ہوئی آئین کے حوالے سے کہ آئین پہ چلنا ہے، اور ایک بڑی انٹرسٹنگ پروپوزیشن وہاں پر سامنے آئی۔ آرمی چیف نے کہا کہ 5 سال کی مدت کے دوران احتساب کسی بھی الیکٹڈ نمائندے کا کیسے ہوگا اگر وہ کام نہیں کر رہا، کیونکہ نوجوان بہت نالاں تھے سر گورننس کے حوالے سے۔ ان نوجوانوں کا، میں چونکہ وہاں موجود تھی، اتنے شکوے تھے اور وہ بالکل سسٹم سے ایک بدگمانی کے ورج پہ پہنچے ہوئے تھے۔ سو ان کا یہ تھا کہ جی ہم ووٹ دیتے ہیں تو ہمارا ووٹ کام نہیں آتا۔ تو آرمی چیف نے کہا کہ اگر وہ کام نہیں کر رہا عوامی نمائندہ، تو کیا ایسی کوئی ترمیم آ سکتی ہے کہ آپ کچھ عرصے کے بعد، 6 مہینے، سال، مڈ ٹرم کے بعد دوبارہ الیکشن ہو، وہ نمائندہ اگر کام نہیں کر رہا اس کو ڈی سیٹ کر دیں؟ سر یہ احتساب کا فارمولا کام کر سکتا؟ یا آپ سمجھتے ہیں سیاستدان کے احتساب بیلٹ باکس پہ ہوتا ہے، 5 سال چلنے دیا جائے؟ الیکشن سے ہوتا ہے، 5 سال چلنے دیا 5 سال الیکشن کو کم کر دیں، 1 سال کر دیں، 2 سال کر دیں، 3 سال کر دیں۔ میں کہہ رہا ہوں ترمیم کریں آئین کے اندر۔ آپ نے عوام کے نمائندوں کا احتساب کرنا ہے نا، میں عوام کو نمائندہ رہا ہوں، آپ نے میرے احتساب کرنا ہے نا۔ آپ نے ادارہ بنایا، اس کا نام نیب ہے، کسی بیوروکریٹ کے لیے کوئی ادارہ نہیں ہے، جج کے لیے نہیں ہے، فوجی کے لیے نہیں ہے، سیاستدان کے لیے ہے۔ فوج کا احتساب ان کے اپنے اندر ہو سر جاتا ہے؟ میں بھی اپنے احتساب خود کر لیتا ہوں، میں بھی کر دیتا ہوں، میرا بھی احتساب ہے۔ سیاستدان کا احتساب تو موجود ہے بیلٹ باکس پہ۔ آپ نے ادارہ بنایا، آپ نے کوئی احتساب کر پائے ہیں؟ نیب نے ثابت کر دیا کہ اس ملک کے تمام سیاستدان بشمول میرے پارسا اور نیک لوگ ہیں، کوئی کرپشن کبھی نہیں۔ سر احتساب اگر عوام کے ہاتھ میں آ جائے؟ عوام کے ہاتھ میں ہے، ان کو استعمال کرنے دیں۔ ووٹ احتساب ہے، ووٹ احتساب ہوتا ہے محترمہ۔ سر اس 5 سال کے دوران کیا ہوگا اگر کام نہیں ہو رہا، گورننس نہیں ہو رہی ٹھیک، تو پھر کیا ہوگا؟ عدم اعتماد ہوگا، عدم اعتماد ہوگا۔ اگر کسی اور کو دیکھیں، مجھے جج صرف وہ لوگ کر سکتے ہیں جو مجھے منتخب کرتے ہیں۔ ٹھیک، اگر آپ وہ ووٹ کا حق ہی ان لوگوں سے لے لیں گے، میں ووٹ کسی اور کو ڈالوں، جیت کو اور جائے، ٹھیک، پھر تو ختم ہو گیا نا، احتساب ختم ہو گیا۔ لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ پارلیمان کی مدت کم ہو سکتی ہے؟ کم کر دیں، کتنی اگر آپ یہ ہونی چاہیے؟ آئیڈیلی کتنی ہونی جو چاہیے بھی سر؟ آئیڈیلی کتنی ہونی آئیڈیلی چاہیے؟ 5 سال پارلیمان میں، پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں 5 سال ہی ہوتی ہے۔ آپ 4 سال کر کے دیکھ لیں، آپ جو مرضی کر لیں، آپ 10 سال کر دیں، اور کیا بات اس سے حل نہیں ہوگی۔ اور کیا یہ قدم بات آئین کا احترام کرنے میں، جمہوری قدروں کا احترام کرنے میں ہے، اور وہ لکھے نہیں جاتے، وہ روایت ہوتی ہے، اس کے توڑنے والے کو سزا ہوتی ہے، پھر ملک چلتے ہیں۔ اور کیا یہ قدغن ہونی چاہیے کہ 2 بار سے زیادہ پرائم منسٹر کی مدت نہ ہو، کوئی بھی شخص 2 بار سے زیادہ وزیر اعظم نہ بن سکے؟ جیسے امریکہ میں ہوتا ہے کہ 2 بار سے زیادہ ٹرم کی آپ صدر نہیں بن سکتے، وہ کہتے ہیں آپ کے پاس 8 سال بہت ہوتے ہیں پرفارم کرنے کے لیے، تو 5 جمع 5 10 سال بہت نہیں ہے کسی ایک شخص کے لیے؟ نظام ہے، آپ ٹرم لمیٹیشن ٹھیک بات نہیں ہوتی، آپ تجربہ لوز کر جاتے ہیں۔ یہ عوام پہ چھوڑ دیں کس کو وہ منتخب کرتے ہیں اور وہ کیسے آتا ہے، یہ عوام کے فیصلے ہیں۔ جس طرح کی گفتگو آپ آج کل کر رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف جوائن کرنے کا کوئی آپشن ہے سر آپ کے پاس؟ میں نے کبھی کوئی ایسی گفتگو ہمیشہ سے کی ہے، میں پاکستان کی بات کرتا ہوں، کسی کو اچھی لگے یا بری لگے، پاکستان تحریک انصاف جوائن کرنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں ہے۔
ठीक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो जमात है जिसने 3 साल 8 महीने हुकूमत की और कुछ नहीं किया। ठीक। मुझे उससे कोई, वो अपना तर्ज बदल लें, लोग उनको पसंद करें। मैं तो ये समझता हूँ कि आज पाकिस्तान में एक नई जमात या 2 या 3 नई जमातों की जगह मौजूद है। जगह मौजूद है सर। ये सब तीनों बड़ी जमातें आज नाकाम हैं। आज इलेक्शन में 2 हफ्ते रहते हैं जी, कोई जमात अवाम के मसाइल पर बात कर सकी है? मुझे एक बात बता दें, अवाम के मसाइल की बात की हो। आप समझ रहे हैं कि नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जो जलसे जुलूसों में बातें कर रहे हैं वो नहीं है अवाम के मसाइल की गुफ्तगू? 300 यूनिट बिजली फ्री मैं दूंगा। मुमकिन है जी, मुमकिन मुमकिन है। आप कर्जा लें, 25% जो मर्जी करें, पाकिस्तान सारे को बिजली फ्री कर दें, आप कर सकते हैं। एक शख्स था, उसने पाकिस्तान में 150 रुपया पेट्रोल सस्ता बेचना शुरू कर दिया था, और फिर दूसरी हुकूमत आई, वो भी 4 महीने उसको बेचती रही, उसी खुशी में वो कर गया तो हम भी कर सकते हैं। आपसे ये नहीं कर सकते। आप हुकूमतें आज हर जमात हुकूमत में रह चुकी है, पिछले 2 साल का अरसा ले ले, हर जमात हुकूमत में रह चुकी है, कुछ कर सके। पीपल्स पार्टी कह रही है 300 यूनिट, नून लीग कह रही है 200 यूनिट मुफ्त बिजली। आप कह रहे हैं पॉसिबल नहीं है, आप साबिक वज़ीर आज़म रह चुके हैं। सर बिल्कुल पॉसिबल है। आपको महंगाई की कीमत में वो अदा करना पड़ेगा। आप इस हाथ से बिजली मुफ्त देंगे, यहाँ से महंगाई आएगी, यानी कि फिजिबल नहीं है ना सर, वर्केबल फिजिबल नहीं है। मैं बता देना कैसे, मुझे को बता दे। वो कह रहे हैं कि सोलर पावर प्लांट लगाएंगे, उसके जरिए देंगे वो मुफ्त बिजली देते हैं सोलर पावर प्लांट। आप कह रहे हैं इलेक्शन स्लोगन रहेंगे? नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, ये अकल की बात तो नहीं है ना। सर आपने आज फरमाया कि तीनों जमातें यानी कि बशमूल नून लीग नाकाम हो चुके हैं। जी, इक़्तिदार में नहीं है, मुल्क की हालत देख लें, ये नाकामी है। आज सोच किसी के पास है नहीं। अगर आपने कुछ सीखा, क्या आपने पिछले 5 महीने में कुछ सीख लिया है कि मैं कैसे हुकूमत चलाऊंगा? आप सबको मौका मिला है, कुछ कर सकें। क्या सोच बदली है? मुझे तो नजर नहीं आता। आज सिर्फ ये कह रहे हैं वो खा गया है, ये लूट गया है, ये भाग गया है, ये इधर आ गया, ये बात है, ये आज सियासत है। आज भी सियासत यही है। लोग तंग हैं सियासत से, लोग नहीं सुनना चाहते ये बातें। लोग कहते हैं हमें अपने मसाइल का हल बताएं, वो रास्ता बताएं। आपको आज, मैं पहले भी कह चुका हूँ, गैर मामूली हालात हैं, गैर मामूली इक़दामात चाहिए, गैर मामूली सोच चाहिए आज मुल्क के अंदर। वो नहीं है। बहुत ज़बरदस्त बातें हैं आपकी। आपने भी कहा कि मुल्क में मौजूद है 2-3 नई सियासी जमातों की स्पेस, और आपने खुद भी शायद 1-2-3 जमातों की, 1-2-3 4-5 जितनी भी है। अच्छा, आपने आज शायद ये भी कहा कि नई सियासी जमात बनाने के बारे में इलेक्शन के बाद सोचूंगा। संजीदगी से आप सोच रहे हैं एक नई पॉलिटिकल पार्टी? चाहे मैं बनाऊं, और बनाए, मैं उसका हिस्सा बनूं, ये मैं सियासत का। नून लीग आपने छोड़ दी या छोड़ देंगे? जी, नून लीग से मैं अब नून लीग की सियासत इत्तेफाक नहीं करता। पार्टी छोड़ दी आपने? पार्टी मैंने ज्वाइन जैसी होती है वैसे ही छोड़ी जाती है। मैंने इलेक्शन में टिकट नहीं लिया, इसका मतलब मैं उसके साथ नहीं हूँ। अब आप नून लीग के साथ नहीं? जी, मैं नहीं। खुदा हाफिज कह दिया आपने। खुदा हाफिज कैसे होता है, मुझे समझा दें। जमात से कैसे खुदा हाफिज? जब एक शख्स ने जो 35 साल आपके साथ रहा है, वो ये कह रहा है कि मैं आपके टिकट पर इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, यही खुदा सर बाकायदा बाज़ाब्ता आपने खुदा हाफिज ना पार्टी ज्वाइन करते, ना मैंने बड़ी पार्टी बाज़ाब्ता ज्वाइन की थी। हाँ। ना मैं बाज़ाब्ता को ऐलान करके छोड़ूंगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, अगर ईद फारूकी को बुलाऊंगा कि हाँ जी मैं आज जमात। सर मेरे प्रोग्राम में आपने एक तरह से ऐलान कर दिया बाज़ाब्ता कि आप नून लीग का हिस्सा मैं मेरा कोई बाज़ाब्ता ऐलान नहीं है। मैं अपनी सियासत का रुख का तयन इलेक्शन के बाद करूंगा। सो नई पॉलिटिकल पार्टी आपका, उसकी सोच क्या होगी, उसका मकसद एक बेहतर सोच वाली जमात जो हो, मैं उसके साथ चल सकता हूँ। आप खुद भी बना सकते हैं, और अगर कोई और मैं भी कोशिश कर सकता हूँ। ये जमात एक शख्स नहीं बनाता, एक ग्रुप होता है, एक मुख्तलिफ लोग होते हैं जो एक सोच फिक्र एक जैसी रखते हो। तो आज ज़रूरत है कि ऐसी जमात जो मुल्क को एक बेहतर मुस्तकबिल दे सके, और वो कामयाब हो सकती है। तो कामयाबी तो अल्लाह ताला के हाथ में है। आपकी नीयत दुरुस्त हो तो यही कामयाबी होती है, और यही हिम्मत करना और जुर्रत करना कि आप एक नई सोच के साथ बाहर जाएं, अवाम के पास जाएं और उनको कायल करने की कोशिश करें। यही मैं इसको एक कामयाबी समझता हूँ। सो किस किस्म के हम ख्याल लोगों को आप साथ मिलाना चाहेंगे, या किस किस्म के हम ख्याल लोगों के साथ आप चलना चाहेंगे? सोच क्या होगी, विजन क्या होगा पाकिस्तान के लिए? जी, जो सबसे पहली बात है, टैक्स देते हैं, ये पहला क्राइटेरिया है। उनके साथ मिलके बनाएंगे जो भी पार्टी में आए। आप इत्तेसाब की बात कर रहे हैं ना, इत्तेसाब टैक्स से होता है। ये तो बहुत बेहतरीन, ये सिंपल बात है। अब ये नायब साहब खत्म कर दें। आपने अवामी नुमाइंदों का एहतसाब करना है, ब्यूरोक्रेट का करना है, फौजी का करना है, जर्नैल का, जज का करना है। टैक्स लॉस, टैक्स रिटर्न्स के जरिए कर लें। टैक्स रिटर्न, आपके खराजात हैं, आपकी आमदन कहाँ है, आमदन है तो टैक्स दिया कि नहीं दिया। सिंपल बात है, पूरी दुनिया ये करती है। ये आपकी जमात का पहला क्राइटेरिया होगा? जी बिल्कुल।
टैक्स का निज़ाम बदलेंगे, हम एक मुकम्मल रिफॉर्म का पैकेज अवाम के सामने रखेंगे। सर मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपके साथ ये प्रोग्राम मजीद कंटिन्यू करूं, लेकिन आपने लगी है कि मैं पार्टी ज्वाइन कर लूं, लेकिन नहीं सर, मुझे सहाफत की हद तक रखें, और जब आप नई पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे भी सारे पॉलिटिकल है आजकल सर अभी भी जान खैर जानिबदार सहाफ़ी कुछ बरकरार हैं। सो बेस्ट विशेस मैं आपको ज़रूर कह सकती हूँ आपकी नई पॉलिटिकल सोच के लिए, नए सियासी सफ़र के लिए। लेकिन अच्छी लग रही है आपकी बातें और दिल कर रहा है कि इसी गुफ्तगू को मज़ीद बढ़ाएं, लेकिन चूंकि आपने खुद आपकी मसरूफियत भी, आपने कहीं जाना भी है और आपसे कमिटमेंट इतने ही टाइम की थी। थैंक यू वेरी मच जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान, हमसे बेलाग खरी खरी बातें कर रहे थे, बड़ी ज़बरदस्त बातें हैं और उम्मीद करते हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब इन्हीं गुफ्तगू को अमली इक़दामात पहुँचा के पाकिस्तान के लिए वाकई कुछ कर गुजरे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो कुछ मज़ीद मामलात के हवाले से क्या पाकिस्तान तरीके इंसाफ टेक ओवर होने जा रही है, इस पर बात करेंगे आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हम गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान तरीके इंसाफ के हवाले से। आज एक तो सुप्रीम कोर्ट से तफसीली फैसला आ गया, जो इलेक्शन कमीशन का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा था पाकिस्तान तरीके इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के हवाले से, और ये कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ को बल्ले का निशान नहीं दिया जा सकता। इसका सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फ़ैसला जारी कर दिया और 38 सफ़हात पर मुश्तमिल ये बड़ा एक कम्प्रिहेंसिव और एक सॉलिड किस्म का फ़ैसला सामने आया है। लेकिन इसके साथ ही लग रहा है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के सितारे मज़ीद गर्दिश में आ गए हैं, क्योंकि जिनकी ये दरख्वास्त थी कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ से बल्ले का निशान लिया जाए, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं हुए, अकबर एस बाबर साहब, उन्होंने पाकिस्तान तरीके इंसाफ के दीगर बानी ओहदेदारान, बानी कायदीन और बानी कारकुनान के साथ मिलकर आज एक कौमी कॉन्फ्रेंस की इस्लामाबाद में, तजदीद अहद उसका नाम रखा और मकसद उसका ये बताया गया, जो कि इस वक्त कंप्लीट हो गई है, और मकसद उसका ये बताया गया कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के अंदर रिफॉर्म्स लाई जाएंगी। क्या ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ के अंदर रिफॉर्म्स का मंसूबा है या पाकिस्तान तरीके इंसाफ को टेक ओवर करने का मंसूबा है, इसी हवाले से बात करेंगे। अकबर एस बाबर साहब, बानी रुकन पाकिस्तान तरीके इंसाफ के, वो मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अकबर एस बाबर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। ये आप लोगों ने आज तजदीद अहद के नाम से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कौमी कॉन्फ्रेंस आप लोगों ने की है, एलामिया भी उसका जारी कर दिया है। ये आप लोग पाकिस्तान तरीके इंसाफ में इस्लाहात चाहते हैं, रिफॉर्म्स चाहते हैं या टेक ओवर करना चाहते हैं पीटीआई को? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये बड़ा अच्छा सवाल है जी। और जाहिर है इस पे चैनोगोइयाँ और खदशात से लोग जाहिर करते हैं, लेकिन हम पहले दिन से ये कह रहे हैं कि हम पीटीआई बनाने वाले हैं। आज तो हमारे साथ जो कुछ, मैं अकेला नहीं था, और भी बानी मेंबरान थे, और मसलन सईदुल्लाह खान नियाजी थे, इमरान के फर्स्ट कजन और फाउंडिंग प्रेसिडेंट पीटीआई पंजाब के, मेरे साथ मेरे दाएं हाथ पे बैठे हुए थे, उन जिनके घर में लिटरली पीटीआई ने जन्म दिया। अच्छा। तो हम सब ने मिलके एक ये फैसला किया है, और कि देखिए ये जमात जो थी, ये इसको एक जमहूरी इदारा बनाना था, जहाँ लीडरशिप जो थी वो वर्करों की ताबे थी। वर्कर्स जो थे, ये उनका हक है कि वो अपनी क़यादत का इंतखाब करें। उस हक से उनको महरूम किया गया। जो जिस तरह के इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए, और फिर 12 इलेक्शन कमीशन के साथ ये मामलात उनके चले 2 साल, फिर 23 नवंबर को इलेक्शन कमीशन ने जब ये फैसला दिया कि कलअदम करार दिया, तो उस वक्त हम फिर मैदान में आए, और हम हर आखिरी वक्त तक यही कोशिश कर रहे थे कि एक आईनी बुनियादी हक है जो वर्करों को दिया जाना चाहिए, जमातों को जमहूरी बनाने के लिए। लेकिन उसके साथ कानूनी तौर पे सिंबल मुंसलिक है, तो वो सिंबल भी उसकी जद में आ गया। लेकिन उस हक से हम किसी सूरत दस्तबरदार नहीं होंगे कि देखिए पार्टी को डेमोक्रेटाइज करना जरूरी है। ये फाउंडेशन, तो ये सारा, सॉरी आपको इंटरजेक्ट कर रही हूँ, ये सारा प्रोसेस आप किस तरह करेंगे? क्योंकि लग रहा है कि आप एक पैरेलल जमात खड़ी करना चाहते हैं या टेक ओवर करना चाहते हैं। वहां पे तो इस वक्त जो चेयरमैन है वो बैरिस्टर गौहर सामने है, पीटीआई कह रही है कि हम इलेक्शंस भी करवा लेंगे वगैरह वगैरह। जी जी, ये भी आपका अच्छा सवाल है। देखिए इस वक्त जो रियलिटी है, एक तो फिक्शन है जो ये बोलते हैं, मतलब 14 साल से ये मुझे कह रहे थे कि ये मेंबर ही नहीं है, फिर साबित हो गया कि न सिर्फ मैं फाउंडिंग मेंबर हूँ बल्कि मेंबर हूँ, और सुप्रीम कोर्ट में साबित हुआ। उससे बड़ी अदालत तो कोई नहीं है ना। 14 साल से ये झूठ बोलते थे, फिक्शन करते थे। इसी तरह अब इस वक्त जो भी पीटीआई का ओहदा क्लेम करता है वो गलत बयानी कर रहा है। वो इसलिए कि जब इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया
कि जो लेटेस्ट फैसला आया दिसंबर 22 को, जिसमें इनके जो ताज़ा तरीन इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नाम पे जो फ्रॉड हुआ था उसको जब मुस्तरद किया, नल एंड वॉइड किया, तो साथ ही उन्होंने इलेक्शन सिंबल भी दे। लेकिन उसके साथ साथ वो जो तमाम नोटिफिकेशन पीटीआई ने जमा कराई थी फॉर्म 65 के तहत, जिसमें कोई 90 के करीब ओहदे मुख्तलिफ लोगों को बांटे गए थे, वो भी कलअदम हो गए। और इस फैसले की तौसीक सुप्रीम कोर्ट ने की। तो अभी इस वक्त रियलिटी ये है कि तमाम क़यादत डिफंक्ट हो चुकी है, गैर कानूनी है, किसी के पास कोई ओहदा नहीं है, नंबर एक। नंबर दो ये है कि पीटीआई के आईन में था कि अगर ट्रांजिशन में हो तो एक सेक्रेटरी जनरल की पोजीशन है जो फिर ट्रांजिशन में काम करती है जब तक एक फ्रेश इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए। अब रियलिटी ये है कि जो सेक्रेटरी जनरल जो इलेक्शन कमीशन जिसको तस्लीम करता है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उन्होंने सियासत से भी इस्तीफा दे दिया। तो इस वक्त एक कंप्लीट वॉइड है लीडरशिप का। अब उसको फिल करने के लिए हमने, चूंकि हम अब मजीद इन लोगों पे भरोसा नहीं कर सकते कि ये एक नया इंट्रा पार्टी इलेक्शन शफाफ कराएंगे, इसको मुकम्मल तौर पे हमने मुस्तरद किया। हमने ये कहा है कि अब हम ऑर्गेनाइजिंग कमेटीज बनाएंगे, एक नया इलेक्शन कमीशन तश्कील देंगे, नई मेंबरशिप ड्राइव करेंगे, वोटर लिस्ट बनेगी और दुनिया को दिखाएंगे कि ट्रांसपेरेंट इंट्रा पार्टी इलेक्शन होते क्या है। और उसके बाद हमारा सिर्फ और सिर्फ यही हदफ है कि वर्कर्स को ये इख्तियार दिया जाए कि अपनी क़यादत का फैसला करें। जो ही ये अमल मुकम्मल होता है हम इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे और कहेंगे कि बल्ले का निशाना वापस करें, तो जो भी क़यादत सामने आएगी वो हमारे लिए काबिल कबूल होगी, चाहे कोई भी हो। जो मेंबर है पीटीआई का, अगर उसको दूसरे मेंबरान मुंतखब करें, हमारे लिए काबिल कबूल है बिला तफरीक। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन और बड़ी एक गंभीर सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। आप भी इलेक्शंस करवाएंगे, वहां से बैरिस्टर गौहर खान साहब, वो वाली जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ है जो कहती है कि हम हैं, अकबर एस बाबर रुकन नहीं है, वो भी इलेक्शंस करवाएंगे। तो ये मामला जहाँ के सुलझेगा कहाँ पे? देखिए, दो बातें। एक तो ये कि ये मामला जहाँ तक मेरी मेंबरशिप का है, जब हाईएस्ट जुडिशल फोरम, अब सुप्रीम कोर्ट से आगे तो कोई फोरम नहीं है ना, तो सुप्रीम कोर्ट के सामने उन्होंने बारहा कहा कि जी अगर ये मेंबर नहीं है तो कोई सबूत लाइए। फिर उन्होंने तस्लीम किया कि हाँ ये फाउंडिंग मेंबर है। हामिद खान जो पीटीआई को रिप्रेजेंट करे थे, उनकी जाती राय तो नहीं थी, वो तो पीटीआई की तरफ से बोल रहे थे सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो फिर उनको बारहा कहा गया 2 दिन में कि आप कोई सबूत तो दे, वो कोई सबूत नहीं दे सके। तो अब जब ये मोहर लग चुकी है कि नहीं ये मेंबर है, ना सिर्फ मेंबर है बल्कि फाउंडिंग मेंबर है, अब मामला आया अगला कि इसका कौन फोरम, इसका मेरे नजदीक कानूनी तौर पे इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान है, वो है रेगुलेटर। फिर वो फैसला करेगा कि अच्छा कैसे और किस तरह ताज़ा इलेक्शन कराया जाए, क्योंकि हम कल या परसों इंशाल्लाह ये तमाम जो तफसीलात हैं, ये जो कॉन्फ्रेंस हुई करारदादे और याद रखिए कि हम जो उनके सामने तमाम लिस्ट देंगे कि जो लोग आज कॉन्फ्रेंस में शामिल थे हमारे साथ, हम वो नहीं करेंगे कि जिस तरह पेशावर के नवाई गांव में बेनामी लोगों को खड़ा करके उनसे नारे लगवाए कि कबूल है कबूल है। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया। अकबर एस बाबर साहब बता रहे थे कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदर रिफॉर्म्स चाहते हैं, इलेक्शंस करवाएंगे और उसके बाद ईसीपी से बल्ले का निशान मांग लेंगे। सो ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में रिफॉर्म्स होंगी या टेक ओवर होगा इस पार्टी का, अगले चंद दिनों में वासे हो जाएगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आप तक असल खबर पहुँचाएंगे कि ऑपरेशन गोल्ड स्मिथ क्या है। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज सोशल मीडिया पे एक चीज़ गर्दिश करते रही, कुछ सवालात जन्म लेते रहे, सवाल मेरे जहन में भी आए और इसका आगाज़ हुआ जब बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की साबिका अहलिया जमाइमा गोल्ड स्मिथ, उन्होंने एक ट्वीट की और पूछा कि ये ऑपरेशन गोल्ड स्मिथ क्या है। ये सवाल मेरा भी है क्योंकि सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे ये ट्रेंड चल रहा है कि ऑपरेशन गोल्ड स्मिथ, ये क्या है ऑपरेशन गोल्ड स्मिथ? अभी तक इस बारे में कुछ वासे नहीं हो सका, वजाहत आनी चाहिए, वासे होनी चाहिए कि ये चीज़ असल में है क्या, ये ट्विटर पे ट्रेंड क्यों कर रहा है, सोशल मीडिया पे ट्रेंड क्यों कर रहा है, इसकी तफसीलात क्या हैं और अनकरीब हो सकता है मुमकिना तौर पे इसकी तफसीलात सामने आ जाएं। लेकिन कुछ सवालात मेरे जहन में जनरेट हो रहे हैं कि क्या ये खुदा न खास्ता पाकिस्तान को आलमी सतह पे बदनाम करने की कोई नई साजिश तो नहीं है? क्या ये पाकिस्तान को आलमी सतह पे मज़ीद बदनाम करने की कोई नई मुहिम, नई कोशिश तो नहीं है? क्योंकि इससे पहले भी हम देख चुके हैं कि एक मखसूस सियासी जमात की जानिब से इंटरनेशनल फर्म्स को एम्प्लॉय किया गया है, एम्प्लॉय एंड डिप्लॉय किया गया है, फिर आलमी जरीदों को इस्तेमाल किया गया है एक झूठा, गलत, सलत, बेबुनियाद प्रोपेगेंडा अपना फैलाने के लिए। और
शायद रिपोर्टेडली मुबैना तौर पे कुछ इत्तलात ऐसी भी हैं कि कुछ नई चीज़ें भी सामने आ रही हैं जिनमें वो चेहरे भी होंगे जो आपके जाने पहचाने तो हैं लेकिन बड़े जाने पहचाने झूठे हैं, वो प्रोपेगेंडिस्ट हैं वो, और वो कुछ ऐसी कैंपेन करने की कोशिश कर सकते हैं जो कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जाए, जिससे पाकिस्तान का इमेज आलमी सतह पे बदनाम किया जा सके, जिसमें इंतहाई गलत किस्म के गलीज़ किस्म के इंतहाई गैर अखलाकी और झूठे किस्म के बेबुनियाद किस्म के इल्ज़ामात आयद किए जाएं, प्रोपेगेंडा किया जाए। और क्या इन सब का ताल्लुक किसी प्लान सी से तो नहीं है? एक प्लान सी की भी आजकल पाकिस्तान में बड़ी अफवाहें उड़ रही हैं, बड़ी उसके बारे में बातें हो रही हैं। क्या ये सब चीज़ें प्लान सी का हिस्सा तो नहीं है? इसके अलावा इसके साथ साथ एक और चीज़ जो कि मैंने रिसर्च की, क्योंकि पिछले कुछ अर्से से हम देख रहे हैं कि आलमी सतह पे एक कैंपेन चलाई जा रही है, पाकिस्तान के अंदर भी पाकिस्तान से बाहर भी, कि बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ 200 केसेस बना दिए गए हैं। ये झूठ पर मबनी है, प्रोपेगेंडा है, बिल्कुल बेबुनियाद किस्म का ये एक फेक क्लेम है, ये फेक न्यूज़ है। ये मैं आपके सामने वजाहत रख देती हूँ, आपके साथ स्क्रीन पर चल भी रहा है, ये आप सब देख रहे हैं कि जो बानी चेयरमैन PTI के ख़िलाफ़ जितने भी केसेस हैं ये सब उनकी तफसीलात है। ये मैंने रिसर्च किया है सब जगहों पर जहाँ जहाँ उनके ख़िलाफ़ केसेस या FIRs हैं। तो वजाहत मैं आपके सामने रख देती हूँ कि बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो केसेस हैं सिर्फ 5 हैं। आपको हैरानी होगी, कोई 200 केसेस नहीं है, सिर्फ 5 केसेस हैं। इसके अलावा नैब केसेस हैं जो कि एक रेफरेंस है और 2 इंक्वायरीज हैं, लेकिन कोर्ट केसेस सिर्फ 5 हैं। FIRs उनके खिलाफ 86 हैं, 86। इस्लामाबाद में 41 हैं, पंजाब भर में 42 हैं, बलूचिस्तान में 1 है और FIA में 2 FIRs है। अगर आप FIR को भी केस बना रहे हैं, FIR केस नहीं होता, केस वो होता है जो कि अदालत में चल रहा हो, और वो बानी चेयरमैन PTI के खिलाफ सिर्फ 5 केसेस हैं, कोई 200 केसेस नहीं है। ये झूठा प्रोपेगेंडा है जो कि पाकिस्तान में आलमी सतह पे किया जा रहा है। इसको आप वेरीफाई करवा लें, ये डिटेल्स आपके सामने चल रही हैं। जिसको चाहिए डिटेल्स मुझसे ये हासिल कर सकता है। इसको मैं अपने प्रोग्राम में चला रही हूँ, सोशल मीडिया पे चल जाएंगी ये सब चीज़ें, सब डिटेल्स, सब सच और हक आपके सामने आके वाज़े हो जाएगा। FIRs कौन सी हैं जो कि 9 मई से रिलेटेड हैं या बाकी FIRs हैं, और अगर उसमें कहीं पर किसी भी शख्स ने, पाकिस्तानी शहरी ने जाके कंप्लेन दर्ज करवा दी है, FIR करवा दी है, तो वो केस नहीं बन जाता। अगर कोई पाकिस्तानी शहरी कहता है कि जी पंजाब में 9 मई को जो कुछ हुआ उसके ज़िम्मेदार बानी चेयरमैन PTI हैं, सो उनका नाम भी लिखवा दिया गया, सो ये FIRs का हिस्सा है, इसको आप केस नहीं कह सकते। तो ये इस किस्म का छोटे मोटे ट्यूनिंग करके झूठे प्रोपेगेंडे इतने फैलाए जाते हैं कि नौजवानों को और आवाम को गुमराह किया जाता है। तो ये एक हकीकत, एक सच आप तक पहुंचाना बड़ा लाजमी था। ये था आज का प्रोग्राम, देखने का शुक्रिया। I'll see you इंशाल्लाह Monday at 8 o'clock on GTV। अल्लाह हाफ़िज़।